हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EHI 01 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए EHI 01 में हम जिसका टॉपिक है आधुनिक भारत, जो टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच का इतिहास के बारे में हम EHI 01 में पढ़ते हैं। देखिए आज EHI 01 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत जो औपनिवेशिक शासन था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसमें भूमि व्यवस्थाओं का किस प्रकार से वर्णन किया गया था या किस प्रकार से था उसका वर्णन करना है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए उपनिवेशवाद के राजनीतिक प्रभाव और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उपनिवेशवाद के विरोध का विषय। इस अध्ययन के बाद आप, यदि आपके पास इग्नू का किताब है तो आप खंड 2, खंड 4 और खंड 5 में उपनिवेशवाद के बारे में देख सकते हैं। देखा जाएगा यहाँ हम केवल औपनिवेशिक प्रक्रिया के कुछ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक राज्य का आविष्कार इसलिए नहीं किया गया था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद हितों के अनुसार वह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आकार दे, बल्कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के का यह एक प्रमुख हथियार था। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रति व्यक्ति राजनीतिक विचारधारा का हस्तक्षेप और पुलिस राज के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों का भारत जो उपनिवेश बना था, अंग्रेजों का मूल उद्देश्य यही था कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाए, वह हस्तक्षेप एवं पुलिस राज यहाँ पे लागू किया जाए। लेकिन वह हस्तक्षेप से विचलन बार बार और मौलिक रूप से होता रहा। जहाँ तक भारत जैसे उपनिवेश का संबंध है, इस सिद्धांत के अनुसार पश्चिमी प्रभाव के लिए देश में सभ्यता मिशन चलाने के लिए बार बार कार्यशील। आइए आगे देखते हैं। देखिए हस्तक्षेप की जरूरत थी। इस प्रकार उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे में निजी अंग्रेजी पूंजी को भारी सरकारी मदद इस गारंटी के साथ थी कि इसमें नफा नुकसान के बावजूद उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्ट रूप से यह अंग्रेजी व्यापारिक हितों के लिए लाभकारी था। दूसरी ओर हस्तक्षेप को शुल्क दर नीतियों के घेरे में ही लागू किया गया। उदाहरण के लिए आयातित मैनचेस्टर वस्त्रों पर किसी भी तरह के शुल्क भार से इनकार अंग्रेजी हितों के लिए अच्छा और भारतीय मिल मालिकों के लिए बुरा था। दोबारा 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भुखमरी के दौरान सरकार द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप को हटाकर खाद्यान्न व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। जैसे खाद्य वस्त्रों का जो है के निर्यात में भी यह चीज हटा लिया गया था। देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इंग्लैंड के राजनीतिक ढांचे ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वह संसद, भारतीय राज्य के सचिव जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, गवर्नर जनरल तथा भारत में उच्च प्रशासन द्वारा भारत में योजना निर्माण को महत्वपूर्ण व्यापारिक हितों के जरिए प्रभावित कर सके। प्रथम विश्व युद्ध तक यह प्रभाव एकदम स्पष्ट था। तथापि बाद में ब्रिटिश भारतीय सरकार को घरेलू दबावों तथा भारतीय आवश्यकताओं के चलते कुछ समझौते करने पड़े और उनकी नीतियों थोड़ी उदार हुई। भारत पर शासन कायम रखने को व्यावहारिकता तथा सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता के कारण उन्हें भारतीय पूंजीपतियों
अन्य महत्वपूर्ण हितों तथा राष्ट्रवादी दबाव के चलते कुछ समझौते करने पड़े। ये कुछ पहलू थे जिनके कारण 1920 के बाद अंग्रेजी नीतियों में उदारता आई। इन उपलब्धियों या विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य से 1947 तक औपनिवेशिक शासन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, औपनिवेशिक शासन भारत के औपनिवेशीकरण का एक औजार था, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के आधुनिकीकरण का एक जरिया। तो हम देख लिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, पश्चिम और दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों की विवेचना कीजिए। तो पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में जो है गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग नहीं थे, उनके आंदोलनों पे विवेचना करना है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इनको थोड़ा सा विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मद्रास प्रदेश में 3.3% हिंदू ब्राह्मण थे। जो मद्रास क्षेत्र में था उसमें 3.3% हिंदू ब्राह्मण थे, परंतु अनुष्ठानों के प्रधानता वाले पारंपरिक अधिक्रम में उन्हें दूसरी जातियों से ऊंचा समझा जाता था। परंपरा से पढ़ी लिखी जाति होने के कारण ब्राह्मण अंग्रेजी शिक्षा जल्द अपना लेते थे। ये व्यवसायों और औपनिवेशिक नौकरशाही के अवसरों पर एकाधिकार जमाने में समर्थ थे। इससे गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लोग नहीं थे, वह समुदाय में बैर और जलन पैदा होने लगी, जिसके कारण गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। नौकरी के अवसरों ने ब्राह्मण और गैर, ये आगे देखते हैं। देखिए, ब्राह्मण के बीच के झगड़े को बढ़ाया, परंतु इस झगड़े को असली कारण उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात थे। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, तमिलनाडु में जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था, वो भी गैर ब्राह्मणों के विरोध में। तो आइए इसको जानते हैं। तमिलनाडु जो है दक्षिण क्षेत्र में पड़ जाता है, तो दक्षिण की तरफ से हम एक राज्य को लेके चल रहे हैं। देखिए, हाल की ऐतिहासिक रचनाओं से पता लगता है कि तमिल के पुनर्जागरण की वजह से द्रविड़ चेतना विकसित हुई और उसका राजनीतिक प्रदर्शन गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूप में हुआ। 1887 और 1904 के बीच जो ग्रंथ प्रकाशित हुए वे तमिल क्लासिक कृतियों जैसे पतुस्पा, मणिमेखलाई और शिल्पाधिकारम पर आधारित थी। ये सब पुस्तक है जो आप इन्हें देखते हैं कि किस तरह से इसमें युद्ध हुआ था, आत्मसम्मान के लिए पर आधारित थे। तमिल विद्वानों ने इनके आधार पर एक ऐसी क्लासिकी द्रविड़ सभ्यता का चित्र प्रस्तुत किया जो आर्य और उनकी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न था। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सबसे पहले यूरोपीय विद्वान काल्डवेल ने तमिल संस्कृति के स्वतंत्र अस्तित्व की धारणा को विकसित किया था और बाद में तमिल विद्वानों ने इसका विस्तार किया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, इसका विस्तार किया। तमिल विद्वानों ने यह बताने की भी कोशिश की थी कि आर्यों ने शैव सिद्धांत दर्शन जैसी उच्च द्रविड़ धार्मिक पद्धति को तोड़ मरोड़ दिया था। आर्यों ने ही वेदों की शिक्षा और जाति पद्धति को दक्षिण भारत के लोगों पर थोपा था। यहीं से खोजा हुआ विशिष्ट सांस्कृतिक अस्तित्व था जो 1916 के बाद के गैर ब्राह्मण आंदोलन में दिखाई पड़ता है। देखिए, एक अंग्रेज लेखक था, उनके अनुसार किस तरह से था। जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन, ठीक है। देखिए, 1916 में मद्रास में गैर ब्राह्मणों के
रोष ने राजनीतिक रूप ले लिया और परिणाम स्वरूप दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ का गठन हुआ। इसे जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी का दावा था कि इसमें मद्रासी प्रेसिडेंसी के मुसलमानों, ईसाइयों और अछूतों सहित सभी गैर ब्राह्मणों के हितों का प्रतिनिधित्व था। टी.एन. नायर, पी. त्यागराया चेट्टी और सी. नटेश मुदलियार इस संगठन के संस्थापक थे। शिक्षा, लोक नियुक्तियों और स्थानीय बोर्डों में नामजदगी में छूट। आइए आगे देखते हैं। देखिए, देने की मांगों को प्रांतीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों की मूल मांग के साथ शामिल करके जस्टिस पार्टी के नेताओं ने धीरे धीरे व्यापकता दी। 1930 के अंत में व्यावसायिक मध्यवर्गीय गैर ब्राह्मण वर्ग का विकास और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए जस्टिस पार्टी की रचना जैसी राजनीतिक गतिविधियों का बोलबाला था। फिर भी जस्टिस पार्टी का सामाजिक आधार वे गैर ब्राह्मण थे जो प्रमुख जमींदार और शहरी व्यापारी थे। इसलिए इस पार्टी ने उन सामंती और व्यापारिक वर्गों के राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम किया। देखिए, 1920 में जस्टिस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था गैर ब्राह्मणों के खिलाफ। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, 1920 में जस्टिस पार्टी के भीतर ही विरोध पैदा हो गया, जो कि स्वाभाविक था। कुछ लोगों ने महसूस किया कि पार्टी को गैर ब्राह्मण समाज और संस्कृति के सुधार और उसके पुनर्जीवन के लिए काम करना चाहिए और अपने आप को नौकरियों और पदों की खोज तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सांस्कृतिक सुधार के माध्यम से सामाजिक उत्थान की ललक सामंती और व्यापारिक नेतृत्व के संकीर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य द्वारा पूरी नहीं हो सकी। दूसरी ओर 1920 से 22 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते हुए स्वरूप ने अधिकांश गैर ब्राह्मण कृषक समूहों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। विशेषकर 1927-28 के बाद व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन जस्टिस पार्टी के ऊपर छा गया। ऐसे समय में पार्टी का मोह भंग हो जाने की वजह से ईस्वी पूर्व आर. नायर जैसे गैर ब्राह्मण बुद्धिजीवी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने आत्मसम्मान नाम से एक लोकप्रिय आंदोलन जो है चलाया। इस आंदोलन ने मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन को एक नया मोड़ और जीवन दिया। तो आप देख लिए कि किस तरह से गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया गया था और इसमें जो संगठन था वह भी आप देखें। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।